नमस्ते। स्टोरी विद फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। सुबह किचन की खटर पटर से मेरी आंख खुली तो देखा मेरी बेटी नंदिनी नाश्ता बना रही थी। मैंने उसे मीठी झिड़की देते हुए कहा, बेटा तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? जा ऑफिस के लिए तैयार हो जा, बाकी का काम मैं करती हूं। माँ, मैंने सोचा आज अच्छा सा नाश्ता बनाकर आपको सरप्राइज देती हूं। आप हमेशा चिंता करती हैं ना कि मैं खाना बनाने में रुचि नहीं लेती तो ससुराल वालों को कैसे खुश रखूंगी। नहीं रे, मैं जानती हूं कि मेरी बेटी के सिर पर पड़ेगा तो सब कर लेगी। वह कभी ससुराल वालों को शिकायत का मौका नहीं देगी। गर्व से मैंने यह कहा। फिर कुछ सोचकर आगे बोली, बेटा तुझे ऑफिस जाने में अभी 1 घंटा बाकी है, तब तक मैं भी थोड़ा सा काम निपटाकर तैयार हो जाती हूं। तू मुझे गायत्री आंटी के घर पर छोड़ देना, ठीक है? मैंने उसको मना करने का मौका ही नहीं दिया। वह मेरी बात सुनकर मुस्करा दी और बोली, अच्छा वही आंटी जो परसों पापा के साथ आपको मॉल में मिली थी, आपकी बचपन की सहेली, जिनके बारे में बातें बताने में आपने रात में बहुत देर तक मुझे और पापा को जगाए रखा था। अब समझी, इसीलिए इतना मस्का लगाया जा रहा था। अब तो आपको लेकर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरी मम्मा कुछ मामलों में कभी समझौता नहीं करती। हाँ रे, उससे मिलने के बाद उसके बदले रंगरूप को देखकर उसके बारे में जानने के लिए बेचैन हूं। कार में बैठकर नंदिनी ने गायत्री से उसका पता पूछा। उसका घर उसके ऑफिस के रास्ते में ही था। नंदिनी ने चैन की सांस ली कि वह ऑफिस के लिए लेट नहीं होगी। गायत्री अपने घर के दरवाजे पर ही मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। नंदिनी ने बाहर से ही विदा लेनी चाहिए तो गायत्री ने उससे कहा, नहीं, पहली बार घर आई है, थोड़ी देर तो रुकना ही पड़ेगा। अपनी प्यारी सहेली की बेटी को जी भर कर देख तो लूं। और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आई। ड्राइंग रूम के अंदर घुसते ही मेरी निगाह दीवार पर लगी महेश की माला पहने हुए बड़ी सी फोटो पर पड़ी, जैसे कि वह गायत्री की सूनी मांग की गवाही दे रही हो। फोटो की ओर उंगली इंगित करते हुए सहसा मैं सकते की हालत में बोल पड़ी, यह कब और कैसे हुआ? मैं पूछ ही रही थी तभी मां को आवाज लगाते हुए गायत्री के बेटे नीरज के कमरे में प्रवेश करने के साथ ही मेरा प्रश्न अनुत्तरित रह गया। वह अचानक हमें देखकर अचकचा कर झेंप गया। मेरे पैर छूते हुए उसने नंदिनी की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए अचंभित होकर बोला, अरे नंदिनी, तुम यहां कैसे? वह फिर मेरी तरफ झेंपते हुए देखकर बोला, आंटी, ये आपकी मेरी बेटी है, तुम इसे कैसे जानते हो? मैंने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, अरे मां, यह मेरे ही ऑफिस में काम करता है, मुझे पता ही नहीं था कि यह गायत्री आंटी का बेटा है। तुम्हें ऑफिस जाना है तो मेरी ही गाड़ी से चलो, लौटते समय यहीं आकर आंटी को अपने साथ ले जाना। उनके इस अप्रत्याशित अनौपचारिक वार्तालाप को मैंने और गायत्री ने अवाक होकर मुस्कुराकर देखते हुए उनको जाने की मूक स्वीकृति दे दी। उन दोनों के जाने के बाद मैं बोली, ऐसे चमत्कार की तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे बच्चे भी एक दूसरे को जानते हैं। ऐसा तो फिल्मों में ही देखा है। खैर, अब तू अपनी सुना, तूने मुझे पत्र लिखना क्यों छोड़ दिया? मैंने इधर कुछ सालों से तुझे फेसबुक पर भी कितना ढूंढा, लेकिन सब व्यर्थ। वह मेरी उत्तेजना को शांत करते हुए बोली, बैठ तो, मैं तुझे सब बताती हूं। थोड़ी देर के लिए वह कुछ सोच में पड़ गई, जैसे समझ न पा रही हो कि वह कहां से बातों का सिलसिला शुरू करे। फिर अपने को थोड़ा संयत करते हुए बोली, जयपुर में ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद तू तो दिल्ली चली गई। महेश पिता के व्यवसाय में लग गया और मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का कार्य करने लगी। एक दिन अचानक मेरा एक पत्र महेश के पिता के हाथ लग गया। उन्होंने उससे पूछताछ की तो उसने मेरे बारे में उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। उसने यह भी बता दिया कि वह मुझसे विवाह करना चाहता है, लेकिन मुझसे मिलने के बाद उसके माता पिता ने मुझसे विवाह की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। मेरा साधारण सा घर और साधारण शक्ल सूरत वाली मैं, दोनों ही उनके उच्चस्तरीय रहन सहन से मेल नहीं खा रहे थे। उनका कहना था कि वे बिरादरी को क्या मुंह दिखाएंगे, उनके लिए बेटे के सुख से अधिक महत्वपूर्ण बिरादरी थी। लेकिन महेश अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुआ तो इकलौते बेटे को खोने के डर से उन्होंने विवाह की स्वीकृति दे दी। विवाह तो हो गया, लेकिन उन्होंने मुझे कभी मन से स्वीकार नहीं किया। मैंने हर तरीके से उनको खुश रखने की कोशिश की, लेकिन उनकी कल्पना में बसी बहू का स्थान मैं कभी नहीं ले सकी। विवाह के 2 साल के अंदर मेरी गोद में नीरज आ गया। अभी हम उसका पहला जन्मदिन भी नहीं मना पाए थे कि अचानक महेश की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह सुनते ही मैं सकते में आ गई। ओह,
इतनी जल्दी? ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं आंखें चौड़ी करके हतप्रभ उसकी ओर देख रही थी। इतना बताकर गायत्री थोड़ी देर के लिए मौन हो गई, जैसे वह अतीत में पहुंच गई हो। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या कहकर सांत्वना दूं। मैं कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। उसने तटस्थ होकर आगे बताया, उसके बाद तो मेरे सासा ससुर ने मुझे यह कहकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया कि मेरा मनहूस साया पड़ने के कारण ही उनके बेटे की असमय मृत्यु हो गई है। मेरा ससुराल में रहना दूभर हो गया था, इसलिए मैं अपने माता पिता के पास लौट गई। मैंने फिर से स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे माता पिता ने इकलौती संतान होने के कारण मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। महेश की कमी की भरपाई करने के लिए भी उन्होंने मेरा दूसरा विवाह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उनको अच्छी तरह समझा दिया कि महेश का स्थान मेरे जीवन में कभी कोई नहीं ले सकता। अंत में उनको मेरे इस इरादे से समझौता करना ही पड़ा। मेरे माता पिता मेरे दुख से अंदर ही अंदर घुलकर एक के बाद एक इस संसार से विदा हो गए। उस समय नीरज की उम्र 14 वर्ष थी। समय बीतता गया और नीरज की पिलानी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद बेंगलुरु की एक कंपनी में नौकरी लग गई। नीरज की नौकरी लगने के बाद मैं भी जयपुर छोड़कर उसके साथ रहने के लिए बेंगलुरु चली गई। थोड़ी देर के लिए उसकी वाणी पर विराम लग गया था। मैंने कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारे घाव हरे कर दिए। नहीं रे, तुझसे अपना दुख बांट कर तो मेरा मन हल्का हो रहा है। अब तू ही बता, इतना कुछ झेलते हुए तुझे मैं कैसे पत्र लिखती? लेकिन यह सच है कि मैं तुझे कभी नहीं भूली, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। तभी तो कुदरत ने हमें दोबारा मिला दिया। मैंने वातावरण को हल्का करने के लिए कहा, थक गई होगी मेरी राम कहानी सुनते सुनते, मैं चाय बनाकर लाती हूं। कहकर वह उठकर चली गई। चाय पीते पीते मैंने बातों का सिलसिला जारी रखते हुए पूछा, लेकिन बेंगलुरु से यहां पूना कब और क्यों आई? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। इतना बोलने के बाद क्षण भर के लिए वह चुप हो गई। मैं अवाक सोच में पड़ गई कि अब पता नहीं वह और कौन से जीवन के दुखद राज खोलेगी। उसके चेहरे के भावों से यह तो झांत हो ही रहा था कि उसका यह अनुभव भी सुखद नहीं होगा। उसने कहना शुरू किया, नीरज की अच्छी कंपनी में नौकरी लगने के बाद मैं उसके विवाह के सपने देखने लग गई थी। उसके विवाह के बारे में मैं सोचूं, इसके पहले ही उसने बताया कि वह अपनी एक सहकर्मी को मेरी बहू बनाना चाहता है। मेरा मन खुशी से फूला नहीं समाया कि इससे अच्छा और क्या है कि मेरे बेटे ने स्वयं ही लड़की ढूंढ ली है। एक दिन वह नीरू को ऑफिस से अपने साथ ही मुंह से मिलाने ले आया। वह शक्ल सूरत से प्यारी थी, पढ़ी लिखी थी और फिर मेरे बेटे को पसंद थी। सो मुझे कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं लगी। विवाह के बाद धीरे धीरे बहू की तुनक मिजाजी, हर बात में बहस करना, अपनी बात मनवाकर छोड़ना, छोटी छोटी बातों पर रूठकर अपने मायके जाकर बैठ जाना, मुझे और नीरज को अखरने लगा। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि विवाह एक समझौता होता है, लेकिन वह मेरी बात अनसुनी कर देती थी। उसकी मां ने उसको कभी समझाने की कोशिश नहीं की। अंत में वही हुआ जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी, तलाक। उसके बाद हमारा मन बेंगलुरु में नहीं लगा। नीरज ने यहां दूसरी नौकरी ढूंढ ली और 6 महीने पहले हम यहां आ गए। मैं न अच्छी बहू बन सकी और न अच्छी सास। उसने एक सांस में सब कुछ कह दिया। गहरी उदासी उसके चेहरे से झलकने लगी। उसको सहज करने और हिम्मत देने के लिए मैंने कहा, अरे ऐसा क्यों सोचती है? गलत लोगों से रिश्ता होने के कारण अपने आप को कम मत आंक। यह तो उन लोगों की बेवकूफी है कि उन्होंने तेरी कद्र नहीं की। उसे एक दुर्घटना समझकर भूल जा। महेश और अपने माता पिता के जाने के बाद मैं अपने को बहुत अकेला महसूस कर रही थी, लेकिन अब तुझसे मिलने के बाद यह एहसास कम हो गया है। अब तू अपने तथा अपने परिवार के बारे में भी तो कुछ बता। उसने थोड़ा तटस्थ होकर उत्सुकता से पूछा। प्रत्युत्तर में मैंने बताया, मेरा तो जीवन सीधा सपाट है। मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा अपने परिवार के साथ अमेरिका में बस गया है। एक बेटी और पति हैं। उनसे तो तू मिल ही चुकी है। मुझे गायत्री के घर आए कई घंटे हो गए थे। हमने जी भर कर पुरानी यादों के समुद्र में गोते। गायत्री ने कहा कि आज पता नहीं कितने वर्षों बाद उसे हंसी आई है। अचानक नंदिनी के कार के हॉर्न की आवाज बाहर से सुनाई दी तो मैं घर लौटने के लिए खड़ी हो गई। गायत्री ने खाना खाकर जाने का मुंह से बहुत आग्रह किया, लेकिन मैंने फिर कभी कहकर उससे जाने की अनुमति मांगी। 2 दिनों बाद ही रविवार था।
गायत्री को अपने बेटे के साथ अपने घर पर रात के खाने के लिए आमंत्रित करके मैंने विदा ली। रविवार शाम को गायत्री अपने बेटे के साथ हमारे घर आ गई। आने के बाद वह बार बार कह रही थी कि मुझसे मिलने के बाद वह बेहद खुश है। इधर मेरा भी यही हाल था। खाते हुए उसे इस बात की बहुत खुशी हुई कि इतने सालों में भी मैं उसकी पसंद को नहीं भूली हूं। खाना खाने के बाद बहुत देर तक बैठकर बातें होती रहीं। कब रात के 11 बज गए पता ही न चला। इसके बाद आए दिन हम लोग एक दूसरे के घर जाने लगे थे। नंदनी अक्सर मुझे गायत्री के घर छोड़ती हुई नीरज के साथ ऑफिस चली जाती और लौटते समय मुझे लेती हुई घर आ जाती। समय अपनी रफ्तार से बीत रहा था। समय में बदलाव के अनुसार मैंने एक दिन नंदनी से पूछा, बेटा, समय से सभी काम होने चाहिए। मैं चाहती हूं कि तू अगले महीने 25 वर्ष की हो जाएगी। अब तेरी शादी होनी चाहिए। तुझे कोई पसंद है तो बता दे, नहीं तो मैं कोशिश करूं। वह जैसे इसी मौके की ताक में ही थी। बिना किसी भूमिका के सपाट स्वर में बोली, ममा, मैं और नीरज आपस में शादी करना चाहते हैं। मैं अचानक इस अप्रत्याशित बात को सुनकर हतप्रभ रह गई। थोड़ी देर तो मैं अवाक रहकर सोच में पड़ गई, फिर चिल्लाकर बोली, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुझे पता है ना कि वह तलाकशुदा है? फिर बिरादरी वाले क्या कहेंगे, यह भी तूने सोचा है? मेरी तो नाक ही कट जाएगी। तेरे विवाह के लिए मैंने पता नहीं कितने सपने देखे हैं। ऐसी तुझ में क्या कमी है कि ऐसे लड़के से तू शादी करेगी? तो क्या हुआ माँ, तलाक होने के बाद कोई पुरुष भविष्य में क्या अच्छा पति नहीं बन सकता? इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। यह उसके समय की विडंबना ही समझो। उसने मुझसे कोई बात छिपाई नहीं। मुझे तो वह पहले ही बहुत पसंद था, लेकिन जब पता लगा कि उसकी माँ आपकी बचपन की सखी हैं, तो मुझे अपने रिश्ते पर गर्व होने लगा। और क्या गारंटी है कि अविवाहित लड़के के साथ में खुश ही रहूंगी? मैंने अपने पति को बुलाकर नंदनी को समझाने की बात कही तो मेरे पति सारी स्थिति समझकर बोले, समय बहुत बदल गया है। नंदनी पढ़ी लिखी लड़की है। इसको अपनी पसंद का जीवन साथी ढूंढने का पूरा अधिकार है। जाना पहचाना परिवार है। लड़का भी अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा है। जब उसके तलाकशुदा होने से नंदनी को कोई एतराज नहीं, तो हमें क्यों है? मैंने अमेरिका फोन करके अपने बेटे बहू से भी सलाह ली, तो उन्होंने भी कहा कि जब नंदनी राजी है तो उनको भी कोई आपत्ति क्यों होगी। सबके तर्क के सामने मेरे लिए सोचने को कुछ बचा ही नहीं था। मैंने फिर इस संबंध में गहराई से मनन किया तो मुझे भी लगा कि आजकल समय इतना बदल गया है कि अनजान परिवार में रिश्ता करना भी ठीक नहीं है। गायत्री को तो मैं बचपन से जानती हूं, इसलिए नंदनी की पसंद पर मुहर लगा देना ही ठीक है। अगले दिन मैं अपने पति के साथ बिना देर किए गायत्री के घर पहुंच गई। हमें अचानक आया देखकर वह अचंभित होकर बोली, अरे आप लोग अचानक कैसे? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई कि मैं बोली, बात ही कुछ ऐसी है कि हम रुक नहीं पाए। हम अपनी बेटी को तुम्हें सौंपना चाहते हैं। मैंने बिना किसी भूमिका के एक सांस में बोल दिया, जैसे मुझे पूरा विश्वास था कि गायत्री इस रिश्ते के लिए एकदम तैयार हो जाएगी। और वही हुआ। इस अप्रत्याशित प्रस्ताव की तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह खुश होकर बोली, मेरे लिए इससे अधिक खुशी की बात क्या हो सकती है? लेकिन नंदनी को पता है ना कि नीरज, उससे तो पूछो। उसके कहने से ही तो हम यह प्रस्ताव लेकर यहां आए हैं। नीरज और नंदनी दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं। बस तुम्हारी स्वीकृति मिलनी बाकी थी और हर्षातिरेक में हम दोनों सखियां एक दूसरे से लिपट गईं। मैंने हंसते हुए कहा, गायत्री, तुझे याद है हमने आपस में कई बार कहा था कि हम अपने बच्चों की शादी आपस में करके एक दूसरे से रिश्तेदारी जोड़ लेंगे। हमारा इतने सालों बाद मिलना केवल एक हादसा नहीं है, बल्कि कुदरत की ही सुनियोजित योजना है। कहते हैं जोड़े ऊपर से बनकर आते हैं। अच्छा, अब ये बता, दहेज में तुझे क्या चाहिए? तुम्हारी प्यारी सी बेटी नंदनी। गायत्री के इतना कहते ही हम सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।